डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका किसान समाचार में। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालें इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के गढ़वा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ाना है उनकी प्राथमिकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि धान की सरकारी खरीद 3100 क्विंटल करने का किया गया है फैसला। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य 185 लाख मीट्रिक टन किया तय। सरकार ने इस वर्ष मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए की थी 4.7 लाख टन रबी प्याज की खरीद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में गौपालन को बढ़ावा देने के लिए की गई घोषणाएं। प्रदेश के 51,000 से अधिक गांव में दूध का उत्पादन बढ़ाकर मध्य प्रदेश को दूध उत्पादन क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान पर लाने का है प्रयास। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, राज्य में डीएपी खाद की नहीं है कोई कमी। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की डीएपी उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा। कहा, प्रदेश में आज की तारीख में 24,000 टन डीएपी खाद है उपलब्ध। पंजाब की मंडियों में 2 नवंबर तक धान की आवक 90.69 लाख मीट्रिक टन। राज्य एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम ने की 85.41 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,320 रुपए पर की जा रही है खरीद। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के गढ़वा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मेरे गरीब परिवार की माताओं बहनों को उज्ज्वला कनेक्शन दिए गए। अब भाजपा सरकार 500 में सिलेंडर देगी। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन 2 मुफ्त सिलेंडर इस पर मिलने वाले हैं। अगले साल दीपावली और रक्षाबंधन पर झारखंड की बहनों को 2 मुफ्त सिलेंडर भी मिलने वाले हैं। भाजपा ने ओडिशा की, छत्तीसगढ़ की, मध्य प्रदेश की बहनों को ये घोषणा की और लागू भी कर दिया, उनको पहुंचा भी दिया। इसलिए
एक तरफ भाजपा का गारंटी पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड, वहीं दूसरी तरफ जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के झूठे वायदे। इन्होंने 5 साल तक माताओं बहनों के लिए कुछ नहीं किया। अब जब भाजपा की योजनाएं सामने आई है, तब उन्होंने आनन फानन में महिलाओं की आंख में धूल झोंकने के लिए नकल करके नई नई घोषणाएं की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कल शानदार संकल्प पत्र जारी किया गया। ये रोटी बेटी माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। बहनों माताओं के कल्याण और हक के लिए अनेक संकल्प लिए गए हैं। अब गोगो दीदी योजना के तहत उन्हें हर महीने मिलेंगे 2100 रुपए। कल झारखंड बीजेपी ने बहुत ही शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। ये संकल्प पत्र रोटी बेटी और माटी के सम्मान, सुरक्षा और समृद्धि के लिए समर्पित है। माताओं बहनों बेटियों के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके हकों के लिए इसमें अनेक संकल्प लिए गए हैं। गोगो दीदी योजना ये हर महीने माताओं बहनों को 2100 रुपये मिलेंगे। मेरी गरीब परिवार की माताओं बहनों को पहले हमने उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। अब झारखंड में बनने जा रही भाजपा एनडीए सरकार 500 रुपए में सिलेंडर देगी। केंद्र सरकार ने कहा कि चालू खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य 185 लाख मीट्रिक टन तय किया गया है। सरकार द्वारा खरीद का ये लक्ष्य 30 नवंबर तक जारी रहेगा। इसके अलावा सरकार ने इस वर्ष मूल्य स्थिरीकरण बफर के लिए 4.7 लाख टन रबी प्याज की खरीद की थी। 5 सितंबर से 35 रुपए प्रति किलोग्राम खुदरा बिक्री के माध्यम से प्याज देश भर की प्रमुख मंडियों में रिलीज की गई। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य में गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में गौ पालन को बढ़ावा देकर किसानों और गौ पालकों की आर्थिक सशक्तिकरण का कार्य किया जा रहा है। शहरों में कांजी हाउस के स्थान पर गौवंश की देखभाल के लिए गौशालाएं प्रारंभ की जाएंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश के 51,000 से अधिक ग्रामों में दूध का उत्पादन बढ़ाते हुए इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश को पूरे देश में प्रथम स्थान पर लाने का प्रयास है। इसके साथ ही अगली पशु गणना में प्रदेश को तीसरे स्थान से पहले स्थान पर लाने के समस्त प्रयास भी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार गौपालन को प्रोत्साहित करने के लिए गौशाला को प्रति गाय 20 रुपए के स्थान पर 40 रुपए का अनुदान देने का निर्णय ले चुकी है। साथ ही जो पशुपालक 10 या उससे अधिक गायों का पालन करेंगे उन्हें भी विशेष अनुदान दिया जाएगा। देश में वर्तमान में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9% उत्पादन हो रहा है, जिसे 20% तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। सभी गांव में दुग्ध संघ के माध्यम से गतिविधियां बढ़ाई जाएंगी। प्रारंभ में 11,000 गांव में दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से दुग्ध उत्पादन में वृद्धि का प्रयास है। प्रदेश में इस वर्ष गौवंश रक्षा पर्व मनाया जा रहा है।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है और ये सभी किसानों को समय पर प्राप्त होगी। उन्होंने चंडीगढ़ में कृषि और किसान कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ डीएपी उर्वरक की उपलब्धता की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आज की तारीख में 24,000 टन डीएपी खाद उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने नवंबर माह के लिए 1,10,000 टन डीएपी की खाद का आवंटन किया है। इसमें से नवंबर के पहले सप्ताह में 41,600 मीट्रिक टन डीएपी, दूसरे सप्ताह में 40,000 टन और तीसरे सप्ताह में 20,000 टन डीएपी की रैक मूवमेंट होगी। और पंजाब की मंडियों में 2 नवंबर 2024 तक कुल 90.69 लाख मीट्रिक टन धान की आवक हो चुकी है, जिसमें से 85.41 लाख मीट्रिक टन राज्य एजेंसियों और भारतीय खाद्य निगम FCI द्वारा खरीदा जा चुका है। धान को न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,320 रुपए में खरीदा जा रहा है, जैसा कि केंद्र सरकार ने ग्रेड A धान के लिए तय किया है। और चालू खरीफ विपणन मौसम 2024-25 में अब तक सरकार द्वारा 19,800 करोड़ रुपए का धान खरीदा जा चुका है और इससे 4 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा 4,640 मिल मालिकों ने धान की छिलाई के लिए आवेदन किया है और 4,132 मिल मालिकों को पंजाब सरकार द्वारा पहले ही काम आवंटित किया जा चुका है। खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान की खरीद पंजाब में 1 अक्टूबर 2024 से पहले ही शुरू हो चुकी है और पंजाब के किसानों से सुचारू रूप से खरीद के लिए पूरे राज्य में 2,927 चिन्हित मंडियां और अस्थायी यार्ड चालू हैं। केंद्र सरकार ने चालू खरीफ विपणन मौसम 2024-25 के लिए धान खरीद का अनुमानित लक्ष्य 185 लाख मीट्रिक टन तय किया है, जो 30 नवंबर 2024 तक जारी रहेगा। हालांकि सितंबर में भारी बारिश और धान में नमी की मात्रा अधिक होने की वजह से खरीद थोड़ी देर से शुरू हुई, लेकिन अब ये पटरी पर लौट आई है और पूरे जोरों पर है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने देवरिया जनपद के तारकुलवा में राजकीय बीज भंडार द्वारा आयोजित मिनी किट वितरण कार्यक्रम 2024-25 में भाग लिया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के बीच रबी फसल की बुआई हेतु सरसों, मसूर, मटर के बीजों की मिनी किट वितरित की। आगे बढ़ते हैं। गोभी को ठंडे क्षेत्रों की सब्जी माना जाता है, लेकिन आधुनिक तकनीक और उन्नत किस्मों के कारण अब इसे पूरे साल उगाया जा सकता है। यह प्रमुख सर्दियों की फसल मानी जाती है और सर्दियों के बाद भी इसमें अच्छी पैदावार मिलती है। गोभी के विभिन्न किस्में समय के अनुसार तैयार की जाती हैं। जल्दी पकने वाली किस्में 60 से 80 दिनों में तैयार हो जाती हैं, जिससे किसानों को जल्दी मुनाफा मिल जाता है, जबकि देर से बोई गई किस्में 100 से 120 दिनों में तैयार होती हैं, जिससे गोभी साल के अलग अलग समय पर उपलब्ध रहती है। हल्की और दोमट मिट्टी जिसमें अच्छा जल निकास हो, गोभी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। गोभी की अच्छी पैदावार के लिए 15 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान सबसे उपयुक्त माना गया है। किसान अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी की गुणवत्ता के अनुसार उपयुक्त किस्मों का चयन कर सकते हैं। पहली बार उत्तराखंड के हरिद्वार में होने जा रहे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की ओर से गंगा उत्सव को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इसका आयोजन पहली बार चंडी घाट के नमामि गंगे घाट पर होगा। पिछले 7 साल से गंगा उत्सव दिल्ली में आयोजित किया जा रहा था, जिसका उद्देश्य गंगा नदी के संरक्षण को बढ़ावा देना, इसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व को उजागर करना और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना है। दिल्ली के भारत मंडपम में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वें सत्र का आयोजन हुआ। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और ISA असेंबली के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने इस सत्र का उद्घाटन किया। इस सत्र में 120 से अधिक देशों और वैश्विक साझेदारों ने हिस्सा लिया। इस सत्र का लक्ष्य सौर ऊर्जा की असीम शक्ति का उपयोग करना है।
सोमवार को इंटरनेशनल सोलर अलायंस के 7वें सत्र की शुरुआत हुई, जिसमें 120 से अधिक देश और वैश्विक साझेदार भारत मंडपम में एकत्र हुए। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री और ISA असेंबली के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी ने इस सत्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रहलाद जोशी ने इस बात को फिर से स्पष्ट किया कि ISA अब वैश्विक सौर सहयोग का एक महत्वपूर्ण मंच बन गया है। As we gather here, our discussion will not only build on the remarkable progress made so far, but will also pave way new pathways to overcome the challenge and unlock the further potential for the solar energy deployment. Together, we are forging a future driven by clean, affordable, and accessible energy for all. 120 सदस्य और हस्ताक्षरकर्ता देशों के साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस अब स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक परिवर्तन में एक प्रमुख शक्ति बन गया है। इस उद्घाटन सत्र में दुनिया भर के गणमान्य व्यक्ति और प्रतिनिधि एक साझा दृष्टि के साथ एकत्रित हुए हैं। इस सत्र का लक्ष्य सौर ऊर्जा की असीम शक्ति का उपयोग करना है। जलवायु परिवर्तन के खिलाफ इस लड़ाई में सौर ऊर्जा एक निर्णायक भूमिका निभाने के लिए तैयार है और अब भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता के तहत ISA असेंबली सौर ऊर्जा को तेजी से अपनाने के नए रास्तों पर विचार करेगी। आने वाले 3 दिनों में चर्चा का केंद्र उन रणनीतियों पर होगा जिससे सौर ऊर्जा को तेजी से विस्तार किया जा सके, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ऊर्जा की पहुंच सीमित है। दुनिया भर के डेलीगेट्स मिलकर सभी के लिए एक स्वच्छ, उज्जवल और अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में एक मार्ग तैयार करेंगे। इंटरनेशनल सोलर अलायंस वैश्विक सौर क्रांति के मार्ग को रोशन कर रहा है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने जैव विविधता सम्मेलन CBD के पक्षकारों के सम्मेलन COP16 की 16वीं बैठक में भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति एवं कार्य योजना NBSAP जारी की है। ये दस्तावेज 30 अक्टूबर 2024 को कोलंबिया के कैली में कुनमिंग मॉनिट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क KMGBF के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रोड मैप और भारत के उद्यतन NBSAP के विमोचन के एक विशेष कार्यक्रम के दौरान जारी की। कार्यक्रम के दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि KMGBF के साथ जुड़ी अद्यतन NBSAP 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकने और उसे पुरानी स्थिति पर वापस लाने की रणनीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण रोड मैप है, जिसमें 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने का दीर्घकालिक दृष्टिकोण भी शामिल है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के विशेष सचिव ने जैव विविधता संरक्षण के लिए भारत के शासन ढांचे पर जोर दिया, जिसका उदाहरण 2002 का जैविक विविधता अधिनियम और 2023 का उसका संशोधन है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में प्रदूषण का कहर जारी है। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में AQI 400 को पार कर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली के आनंद विहार क्षेत्र में AQI 432 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब स्थिति को दर्शाता है। वहीं रोड़ी में 406, विवेक विहार में 418 और सबसे कम AQI श्री अरबिंदो मार्ग में 274 दर्ज किया गया। बता दें कि AQI स्केल वायु गुणवत्ता को 0 से लेकर 50 के बीच अच्छा और 51 से लेकर 100 से संतोषजनक, 101 से लेकर 200 तक मध्यम और 201 से लेकर 300 के बीच खराब, 301 से लेकर 400 तक बहुत खराब और 400 से ऊपर की किसी भी चीज़ को गंभीर के रूप में रेट करता है। त्योहारों के चलते लगातार बढ़ते प्रदूषण से वायु गुणवत्ता में इजाफा देखने को मिल रहा है। त्योहारों पर यात्रियों को घर आने जाने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे ने खास तैयारी की है। छठ और दूसरे त्योहारों में यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेल ने कई स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे की ओर से बताया गया कि इस बार 7,296 स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, जिससे पिछले साल की तुलना में इस बार 2,796 ट्रेन ज़्यादा हैं।
इसके साथ ही कई ट्रेनों का एक्सटेंशन भी किया गया है ताकि लोग बिना किसी परेशानी के अपने घर पहुंच सकें। 3 नवंबर को रेलवे ने 164 से ज्यादा विशेष ट्रेन चलाई ताकि लोग दीपावली पर अपने घर पहुंच सकें। वहीं आज 168 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। कतारबद्ध तरीके से ट्रेन में यात्रियों के प्रवेश करने की व्यवस्था के अलावा भीड़ प्रबंधन के लिए अतिरिक्त कर्मचारी और रेल सुरक्षा बल के जवानों की तैनाती की गई है। त्योहारों के मद्देनजर जो स्पेशल गाड़ियां चलाई जा रही हैं वो ईसीआर के क्षेत्राधिकार के आने वाले स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, सिकंदराबाद, पुणे आदि स्टेशनों के लिए चलाई जा रही हैं। इनका परिचालन किया जा रहा है। साथ ही पटना और दिल्ली के बीच वंदे भारत स्पेशल, तेजस स्पेशल और क्लोन संपूर्ण क्रांति स्पेशल जैसी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। छठ पर्व की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरी बार घाटों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री दानापुर के नासरीगंज घाट पहुंचे, जहां से वे जहाज पर सवार होकर पटना के गाय घाट तक छठ घाटों का निरीक्षण किया। इसी दौरान उन्होंने घाटों की साफ सफाई और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की व्यवस्था का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक वातावरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए मेडिकल सुविधाओं पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। और अब जान लेते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम उत्तर प्रदेश और बिहार में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के किसान बेबी कॉर्न की बुवाई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अभी का समय मटर की बुवाई के लिए उपयुक्त है। बेहतर बीज अंकुरण के लिए किसान भाई मिट्टी में पर्याप्त नमी का विशेष ख्याल रखें। साथ ही मटर की बुवाई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश में अभी सरसों की बुवाई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के किसान गाजर और मूली की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान पालक की बुवाई भी कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय तोरिया की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। यहाँ के किसान फूल गोभी, पत्ता गोभी और टमाटर की रोपाई करें। उत्तर प्रदेश के किसान बैंगन, मिर्च और धनिया की रोपाई भी कर लें। यहाँ के किसान मौसम पूर्वानुमान के आधार पर धान की पकी फसल की कटाई कर लें। साथ ही धान की प्राप्त उपज को सुखाकर भंडारित करें। बात करें बिहार की तो यहाँ के किसान धान की तैयार फसल की कटाई करें। साथ ही गेहूं की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। बुआई से पहले गेहूं के बीजों की अंकुरण क्षमता की जांच कर लें। बिहार में अभी का समय आलू की बुवाई के लिए उपयुक्त है। किसान भाई आलू की अगेती किस्मों जैसे कुफरी अशोक, कुफरी पुखराज और कुफरी अरुण का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ के किसान आलू की बुआई के समय बीजोपचार जरूर कर लें। बिहार के किसान पत्ता गोभी और फूल गोभी की बुवाई के लिए खेत तैयार करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बेबी कॉर्न मक्का की कोई किस्म नहीं है, बल्कि वो अवस्था है जब भुट्टे में दाने बनने वाले हो या बनने शुरू हुए हों। इसका इस्तेमाल सलाद के साथ साथ सब्जी, खीर और हलवे में भी होता है। भारत में इसकी खेती मुख्य रूप से शहरों से सटे इलाकों में होती है। ये काफी पोषक है और शायद यही बढ़ती हुई मांग की वजह है। इसके खेत की तैयारी आम मक्का की तरह ही होती है और इसे 2 तरह से उगाया जाता है। आदर्श अवस्था में 1 हेक्टेयर में 58,000 पौधे लगाए जाते हैं। इस पद्धति में स्वीट और बेबी कॉर्न दोनों ही प्राप्त होते हैं। दूसरी पद्धति में 1 हेक्टेयर जमीन पर पौधों की संख्या 2.25 लाख के करीब होती है। इसमें तमाम भुट्टे बेबी कॉर्न के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं।
बेबी कॉर्न के लिए 1 हेक्टेयर जमीन पर 20 से 25 किलोग्राम बीज की जरूरत होती है। 1 हेक्टेयर के लिए 1.5 से 2 क्विंटल नाइट्रोजन 3 बार में डालना होता है। इसकी फसल अमूमन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। तुड़ाई पर खास ध्यान देने की जरूरत है, चूँकि भुट्टा बहुत तेजी से बढ़ता है, इसलिए इसे जितना जल्दी हो सके बाजार भेज देना चाहिए। सुबह का समय तुड़ाई के लिए उपयुक्त है। पौधों में बाल यानी झंडा निकलते ही तोड़ दें और 3 दिन में 1 बार तुड़ाई कर लेनी चाहिए। इस तरह एक फसल के लिए औसतन 7 से 8 तुड़ाई पर्याप्त होती है। 1 हेक्टेयर में 15 से 19 क्विंटल तक बेबी कॉर्न हो सकते हैं। भुट्टे तोड़ने के बाद पौधों को हरे चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1 हेक्टेयर से किसान को 250 से 400 क्विंटल तक हरा चारा मिल सकता है। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में झारखंड का सियासी रण जीतने के लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होंगे। 23 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सभी 288 सीटों पर नामांकन वापसी का आज अंतिम दिन है। महाराष्ट्र में 288 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जांच के बाद 7066 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के बाद विधानसभा का पहला सत्र शुरू। जम्मू कश्मीर विधानसभा का पहला सत्र 5 दिन तक जारी रहेगा। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 6 और 7 नवंबर को होगी। बीजेपी ने सदन में अब्दुल्ला सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। कर्नाटक में वक्फ द्वारा किसानों की जमीन को लेकर जारी किए गए नोटिस पर मुद्दा गरमाया गया है। भाजपा ने पूरे राज्य में प्रदर्शन करने का ऐलान किया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।